मान अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि औषधियों के निर्माण में हमें सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि क्या घटक हैं, किस मात्रा में डालने हैं, कितनी देर तक पकाना है, कितनी देर तक उनको घोंटना है, कितनी देर तक उनको टेबलेट पंच करनी है, कितनी देर तक सुखाना है। तो चाहे परमाणु के रूप में हो, चाहे कार्य करने के रूप में हो, प्रक्रिया के रूप में, और चाहे औषध निर्माण के बाद उसको जो है फिर डिस्पेंसिंग करना है, और डिस्पेंसिंग करके उसको शरीर में प्रयोग करना है। तो मान का प्रयोग हर जगह है। तो मान के बिना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो होना। तो मान तीन तरह के होते हैं, पायमान, पौतोमान, ठीक, जिसमें कि हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट किसका करते हैं? हम लिक्विड का करते हैं, मेजरमेंट हम सॉलिड का करते हैं, और मेजरमेंट हम समय का करते हैं, काल का। तो समय के आजकल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आ गया है, ठीक, मैट्रिक प्रणाली आ गई है। तो पहले के जमाने में अलग अलग चीजें हुआ करती, जैसे पल, क्षण, ठीक है। ऐसे ही जो है प्रमाण के लिए शेर, पल, कुणव, इस तरह की चीजें आती थी, तुला, खारी, द्रोणी। तो आजकल जो है अब ग्राम में आ गया, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, मैट्रिक टन। तो ये समय के हिसाब से मेजरमेंट के सिस्टम बदल रहे हैं, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट वही है। तो औषधि का निर्माण का बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि पहले तो हमें सारी चीजों की परिभाषा पता होनी चाहिए, फिर दूसरा हमें उनका घटकों का क्वांटिफिकेशन पूरा होना चाहिए, उनका रेशनल का पता होना चाहिए, और उनके प्रक्रिया में किस टाइम का, किस रेशियो का प्रयोग होना, उसका पता होना चाहिए। तो फिर इस प्रकार ये जो है दो आधारभूत सिद्धांत हुए, पहला परिभाषा, दूसरा मान। तीसरा आधारभूत सिद्धांत होता है अनुक्त। अनुक्त अर्थात बिना कुछ कहे ही समझ जाना। जैसे हमने कहा नमक माने, टाटा नमक से बोला तो नमक, डालडा माने घी, वनस्पति घी। कुछ चीजें आजकल तो सर्फ में बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, एरियल, टाइड, ये सब, सर्फ एक्सेल। तो पहले के जमाने में सर्फ माने निरमा सर्फ, मतलब जिस शब्द को कहते ही सबको क्लियर हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक, हमने निरमा कहा तो हमें आवाज हो गया ये सर्फ की बात हो रही, हमने डालडा कहा तो हमें घी की बात हो रही, हमने अगर जो है बाहताज कहा तो हमें पता लग गया कि ये कौन सी चाय की पत्ती की बात कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आयुर्वेद में जो है अनुक्त का वर्णन किया गया। अनुक्त का वर्णन माने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अनुक्त को अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसका मतलब है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो अनुक्त बहुत सारे हैं, जैसे अगर हमने कहा जाए किसी भी औषधि को लेना है तो उसमें मूल को हमें लेना चाहिए। किसी की अगर हमने कहा जाए कि हमने दूध लेना है तो गौदुग्ध होता है, अगर हमने मूत्र लिखा है तो गौमूत्र होता है, ऐसे ही पात्र लिखा है तो मिट्टी का पात्र होता है, जहाँ पे समय नहीं बताया वहां पे प्रातः काल होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमने, जहाँ पे कोई वनस्पति पार्ट का प्रयोग नहीं बताया तो उसकी जटा लेनी चाहिए, जहाँ पे मात्रा नहीं लिखी है तो सब औषधियों को संभाग लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ पे भावना द्रव्य नहीं लिखा है तो वहां पे जल लेना चाहिए। जहाँ पे तेल का कोई वर्णन नहीं है तो तिल तेल लेना चाहिए। जहाँ पे अगर औषधियां दो बार लिखी हैं तो उसे डबल लेना चाहिए। जहाँ पे अगर लेह में चंदन आदि का निर्देश हो तो चंदन, जैसे चंदन श्वेत चंदन, रक्त चंदन, पीत चंदन होता है, श्वेत चंदन लेना चाहिए जहाँ पे वैरायटी का क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे लवण लिखा है वहां पे सैंधव लवण लेना चाहिए। तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह होता है विशेषोक्त, एक एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो परिभाषा में तो हमने बताया जैसे 10 मूल है, त्रिलवण है, चार पंचक है, लवण पंचक है, चार अष्टक है, ये सब के सब परिभाषा है। तो विशेष जिसमें परिभाषा के साथ कुछ विशेष हो, जैसे पंचकोल। तो पंचकोल से हमें पांच जो द्रव है, पिपली, पिपली मूल, जब, चित्रक और सौंठ, इनका आभास तो हो ही रहा है परिभाषा के माध्यम से, लेकिन इसमें हमें विशेष अर्थ की भी प्राप्ति हो रही है। अर्थात इन सब द्रव्यों को मिलित रूप से, पांच द्रव्यों को एक एक पल की मात्रा, एक एक कोल की मात्रा लेनी चाहिए और पांच कोल लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो है
हमने किस मात्रा में, किस रेशियो में इसको प्रयोग करना है। इसी तरह चौथा सिद्धांत होता है औषधियों की विशिष्टता। टाइम कितना हो गया है बच्चे? सर 7:30। हाँ, जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। जी सर। हाँ अभी, हाँ हाँ, कोई दिक्कत हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बाद। अभी क्या है कि अब एक 8 बजे से एक लेक्चर है मेरा दूसरा, तो उससे पहले उसकी तैयारी में भी लगना है, तो अभी मैं 10 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर इसको कंटिन्यू करूंगा। तो औषधियों की विशेषता, तो औषधि क्या है? औषधि के लिए कहा गया धातु साम क्रिया प्रोक्ता तंत्र से प्रयोजनम, धातुओं को साम्य करना ये तंत्र का प्रयोजन है, अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन। ये कैसे होगा? सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विज्ञान मतम, अर्थात हम जो है धातुओं को सम कर देना। जो त्रिदोष जो रोगों के मूल है, वात पित्त कफ, इनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हम रोगी हो जाते हैं। इन रोगों को होने पर हमारा खावय गुण होता है, खावय गुण से स्रोतोवरोध होता है, स्रोतोवरोध से रोग होते हैं, और रोग होने के लिए इनका हम फिर मेजरमेंट करते हैं निदान पंचक के माध्यम से, रोग रोगी परीक्षा के माध्यम से। इसके तदुपरांत जब हम इसको अध्ययन करते हैं, फिर हम दवाई का दोषों की अंशांश कल्पना करते हैं, और बढ़े हुए दोषों के निवारण के लिए जब हम जो है वात पित्त कफ के रूप में औषधियों के माध्यम से जब बैलेंस करते हैं, तो धातुओं का साम होता है। तो साम होने से फिर हमारी चिकित्सा होती है। इसी को कहा है या भी क्रिया भी अभी जानते शरीर धात्वे समा। चिकित्सा क्रिया क्या है? या भी क्रिया भी, चिकित्सा को कहा क्रिया भी जायन्ते शरीर धात्वे सा, शरीर की धातुएं अर्थात वात पित्त कफ हैं, इनको और जो सप्त धातु हैं और मल है हमारे धातु रूपी, इनको सम करना। या भी क्रिया भी अभी जायन्ते, जिनमें हम लेने पे एक पता लगा हमने एंटीबायोटिक लिया और हमारा जो है जुकाम तो ठीक हो गया, लेकिन खांसी हो गई, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन हो गए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं। तो इसमें चिकित्सा में क्या लिखा? सा चिकित्सा अविकारणाम कर्म तद विषयामतम, ऐसी क्रिया जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि औषधियों की परिभाषा विशिष्टता अपने आप में यही है कि एक तो इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ क्या आया है? विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम, वैद्य औषधि और हमारा उपस्थाता और रोगी से ये एक हमारा चिकित्सा चतुष्टय बनता है। इसके चार चार गुण होते हैं। तो सत्य युगत्वम अनेक विध कल्पना, औषधियों की विशिष्टता क्या है? कैसी होनी चाहिए? बहुता, मतलब बहुत जगह मिले। ड्रग डिस्कवरी कही कि सर मैंने एक दवाई खोज दी और ये बहुत अच्छी है। आयुर्वेद में एक क्लियर कट बताया कि अच्छी की परिभाषा बताई चरक सूत्र स्थान 9 में। अच्छा क्या है? जो बहुता, जो सब जगह मिल जाए। ऐसा नहीं कि जो है श्रेया ने खोज दिया, दिव्या ने खोज दिया, वो एक पर्टिकुलर एक ही जगह सारी दुनिया में नहीं मिलती, तो उस खोज का क्या फायदा? तो एक विकास का भी एक डायरेक्शन दिया हुआ है शास्त्रों में कि औषधि कैसी होनी चाहिए? बहुता, जो खूब प्रभुत मात्रा में उपलब्ध हो, प्रचुर मात्रा में। जैसे गिलोय है, अब सब जगह उपलब्ध है, चाहे आप इधर ले लो, चाहे बंगाल में ले लो, चाहे कलकत्ता में ले लो, चाहे आप झांसी में ले लो, चाहे आप भोपाल में ले लो, मुंबई में ले लो, हर जगह मिलती। तो औषधि, अच्छी औषधि क्या हुई? जो सब जगह मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार योगत्वम, अर्थात उसमें रोग नाश करने की क्षमता हो। ऐसा ना हो कि जो है इधर काम और काम नहीं कर रही है। अगर जो है उसमें लिखा बुखार को खत्म करती है तो बुखार खत्म करना चाहिए। अगर हरण को लिखा है कि विभिन्न को नाशन करती है, बात का अनुलोमन करती है, रसायन कर्म करती है, तो करना चाहिए।
ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अनेक विध कल्पना, एक औषधि से अनेक प्रकार की कल्पना बन जाए तो वो औषधि कहलाती है। अब जैसे कोई आपने जो है जड़ी बूटी ले ली, आपने उससे जो है चरस बना लिया, कल्क बना लिया, क्वाथ बना लिया, हिम बना लिया, फांड बना लिया, कोई सिरप बना लिया, कोई टेबलेट बना ली, या जिससे ज्यादा से ज्यादा कल्प का निर्माण हो जाए वो अच्छी औषधि की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार औषधियां अपने रस गुण वीर से पूर्णता परिपूर्ण हो तब भी वो भेषज कल्पना के लिए आइडियल मानी जाती है। तो ये चरक ने हमारे गुण बताए हैं, बहुता तत्व युगत्वम अनेक विध कल्पना संपत चाएति चतुष्को एवं द्रव्याणाम गुणम उच्यते। तो ये जो है हमारी बताई गई विशेषता। इसी प्रकार चरक के सिद्धि स्थान में और लक्षण बताए, उन्होंने लिखा अल्प मात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघु पाकम सुखा स्वादम पीणम व्याधि नाशनम अविकारी चा व्यापत्तो नाति ग्लानिकरम चायत गंध वर्ण रसोत्पम विद्धान मात्राओं औषधम। अर्थात इस सिद्धि स्थान में, चूंकि सिद्धि स्थान में पंचकर्म इत्यादि का वर्णन है, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो अल्प मात्रा में देने पे ही काम करें, बहुत वेग पूर्वक दोषों को निकालें, अर्थात शोधन के लिए बात हो रही है। तो सुखकारी हो, जल्दी से औषधि पच जाए, पेट में भारीपन ना हो। अब पता लगा औषधि खाई और अनइजीनेस लग रहा है, तो वो औषधि फिर अच्छी औषधि नहीं मानी जाएगी। और जो औषधि हो उसमें व्याधि नाशन गुण हो, विशेष रूप से कोई उसका अनुद्रव मतलब कोई उसका कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसी प्रकार ग्लानी मतलब अंदर से कोई अनइजीनेस क्रिएट ना करे, गंध वर्ण रस और युक्त हो। अब पता लगा घी आप ले रहे हो, घी में अच्छी सी गंध नहीं आ रही है, आपको हीक आ रही है, अनइजी लग रहा है, तो फिर आपको औषधि होते हुए वो बेकार है। अब शहद खा रहे हो, शहद में आपको डिटोरिएट टेस्ट लग रहा है, नहीं खट्टापन आ गया सिरप में, तो फिर अच्छा होते हुए बेकार हो गया। तो इन सारे दुर्गुणों से दूर हो तभी औषधि को जो है, जो आधारभूत सिद्धांत है वो जीवित कषाय कल्पना और रसगुण वीर विपाक आदि और संस्कार और इसके और छोटे मोटे जो और प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और किसी क्वेश्चन हो कुछ हो, तो आप जो है अलग से मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसको मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। ठीक है, किसी को कोई समस्या है, कोई बात है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सबको तरीका बता दिया, जब भी क्लास ली जाए तो उससे पहले आपको विषय को पढ़ के आना है, उसको विषय के बारे में आपस में चर्चा करनी है। और जो मैं विषय को पढ़ाने से पहले आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ, तो उस वीडियो को देखिए और देख के अपने कंसेप्ट को विजुअलाइज करिए, अंडरस्टैंड करिए। और क्लास में जब पढ़ाएं तो पढ़ने के बाद जब आपको इंस्ट्रक्शन का समय दिया जाए तो उसको फिर पूरी तरह से अवेल करते हुए आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जी बेटा बताइए।